आइए शुरू कर दें वीडियो। आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड इसका पार्ट, यानी कि बी पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड। पॉलिटिकल साइंस इसको राजनीति शास्त्र भी कहते हैं और राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा वीडियो आपने रैंक में पहुँचाया और ऐसे ही आप पहुँचाते रहिए। थोड़ा सा एक सेकंड ऐसे ही टाइम बता रहा हूँ आपको, समय 2 घंटे का है, 75 मार्किंग होगी। यूनिट हमारी से ये 7th है, यानी 7वीं यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसमें। और हिस्ट्री में एक मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर रॉन्ग हो गया था, तो उसका भी मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया है। मैं पेपर का पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, एग्जाम 2022। तो पहला क्वेश्चन इसमें रेड कर देंगे। कुछ इसमें क्वेश्चन डिटेल्ड भी हैं, कुछ आपके क्वेश्चन डिटेल टाइप के भी हैं और कुछ शॉर्ट में भी, ऑब्जेक्टिव में भी हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक बढ़ाते रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो क्वेश्चन पहला, किन किन देशों में, यानी या फिर कह सकते हैं किन किन देशों में, या फिर ये काट देता हूँ, किन को, कौन कौन से देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, यानी कौन कौन से देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली चल रही है, जैसे अपने इंडिया की तरह है। तो इसमें कई सारे देश हैं, तो मैंने एक साथ भी इसका आंसर आपको समझाने की कोशिश की है और आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, मेरी यही कोशिश है। तो इसमें आपका जो आंसर है, भारत, इंग्लैंड, जापान, कनाडा आदि देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है, या फिर संसदात्मक शासन प्रणाली आज भी प्रचलित है हमारे देश की तरह। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसदात्मक शासन प्रणाली में कौन कौन से गुण होते हैं। भाई कोई अगर कोई भी प्रणाली है तो उसके गुण 2 जरूर होंगे। तो इसमें हम गुण देख लेते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और वीडियो स्किप ना करें, एंड तक वीडियो जरूर देखें, दोस्तों से करना ना भूलें। संसदात्मक शासन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं देख लेते हैं, जो डालते हैं, पॉइंट बता रहा हूँ। यही पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में दिए होंगे, इन्हीं में से आपको पॉइंट को अपना याद रखना है। सीधे आंसर है यहाँ पर, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना, इस संसदीय शासन प्रणाली का गुण है। अगला है, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है, किसमें, संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुसार। गत्याविरोध, यानी कि गत्याविरोध यानी कि अवरोध कह सकते हैं इसके लिए। तो गति अवरोध की आशंका कम होती है, यानी गत्याविरोध बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा जो इसका गुण है वो है ये, अवसर अनुकूल परिवर्तनशीलता होती है, योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है, राजनीतिक शिक्षा की भावना होती है। ये हमारे क्या हैं, गुण हैं, किसके, संसदीय शासन प्रणाली के। अब देखेंगे हम संसदीय शासन प्रणाली के मतलब अवगुण या दोष। तो क्वेश्चन हमारा है, संसदीय शासन प्रणाली के दोषों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं उन पर डालते हैं एक नज़र। और वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट करें, मेन चैनल हमारा है, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, हेमंत सिंह लेक्चर्स, तो वहाँ पर ही विजिट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, तो आंसर है, संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जिनमें शक्ति विभाजन सिद्धांत का विरोध होता है, दलीय तानाशाही का डर भी रहता है, निर्बल शासन होता है, यानी कि शासन कमजोर होता है। अगला हमारा इसमें जो गुण दोष है वो ये है, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार बनाने में कठिनाई आती है, कार्यकाल की अस्थिरता बनी रहती है, असक्षम व्यक्तियों का शासन होता है और मंत्रिमंडल की निरंकुशता बनने का डर रहता है। अगला इसमें दोष जो है वो ये है, उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है, संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता सामने आती है, जनमत को प्रसन्न करने की भावना भी इसमें देखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यूनिट 7 हम कंप्लीट कर रहे हैं, कल आपके लिए यूनिट 8 मिलेगा, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि आपका 15 को पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे। तो किन किन देशों में प्रचलित है, कौन सी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं वो है अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिकी देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। वो पूछ लेगा कि निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है, तो इन देशों का आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, और फर्स्ट सेमेस्टर बहुत जल्द स्टार्ट होगा, साथ ही आपको थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस भी अपलोड करूँगा बहुत जल्द, बस 2-4 दिन की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका, सेकंड भी चलेगा और आपका सिलेबस भी मिलेगा आपको थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भी अपलोड होंगे। क्वेश्चन हमारा है, अध्यक्षात्मक संचालन प्रणाली के दोष, भाई जिसके गुण हैं तो उसे दोष भी होंगे। तो यहाँ पर हम गुण की बात करेंगे, क्या क्या गुण उसमें पाए जाते हैं। तो अध्यक्षात्मक संचालन प्रणाली के गुण इस प्रकार हैं, ये डिटेल जिसका सेकेंड ईयर होगा उसके लिए काम आएगा क्वेश्चन ये। तो ये पॉइंट है, इसको बना के आप उसको डिटेल कर सकते हो। बीए सेकेंड ईयर में जिसके साथ में पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पॉइंट है वो ये है, शासन में स्थायित्व, शासन में दक्षता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संकट काल के लिए अति उत्तम, राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता। नेक्स्ट हमारा है नीति की निश्चितता। अभी इसमें कुछ पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं। ये है छठा पॉइंट, राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन होता है, बहुदलीय शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त होता है, दलबंदी की बुराइयां इसमें कम होती, किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अब इसके पढ़ते हैं दोष, यानी कि दोषों को देख लेते हैं कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या दोष पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जिनमें पहला है निरंकुशता की आशंका, निरंकुश होने की आशंका रहती है, किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अनुसार का डर है ये दोष है इसमें। अगला दोष इसमें क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव रहता है। अगला पॉइंट हमारा है उत्तरदायित्व, थर्ड नंबर, कि उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या रहती है। नेक्स्ट हमारा है कठोर शासन प्रणाली होती है ये, कौन सी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन इसी में पॉइंट हमारा एक और है, वो है परिवर्तनशीलता का अभाव। ये खाड़ा कटा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा परिवर्तनशीलता का अभाव ये रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में डॉक्टर गार्नर की परिभाषा दीजिए। इन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो डॉक्टर गार्नर के अनुसार क्या है परिभाषा इसकी, आइए देखते हैं। लिखा है, अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जो या जिसके द्वारा या जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष व उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के संबंध में भी उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन कौन से देशों में वर्तमान समय में एकात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है या अपनाई जा रही है, कौन सी, एकात्मक शासन प्रणाली। तो इसको देखते हैं फटाफट। इसमें मैंने देश भी दिखा दिए किसके देश में ये चल रही है एकात्मक शासन प्रणाली। तो संसार के कई देशों में या विश्व के कई देशों में वर्तमान समय में एकात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है। जैसे वो देश कौन से हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, जापान आदि। इन देशों में आज भी एकात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डाइसी के अनुसार एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी है। ये भी हमारे पॉलिटिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो डाइसी के जो अनुसार पॉलिटिक्स की व्यवस्था जो है वो एकात्मक शासन कैसा है वो देख लेते हैं। तो एकात्मक शासन के अनुसार है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन कहलाता है, डाइसी के शब्दों में, ये डाइसी के शब्दों के अनुसार, ये डाइसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकात्मक शासन प्रणाली में या शासन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इनमें गुण भी देख लेते हैं। वीडियो आपका लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें पॉइंट ये हमारा है, एकात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जिनमें पहला है शासन में एकरूपता, दूसरा है प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, तीसरा है संगठन की दृष्टि से सरलतम या सरलता। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा पॉइंट है मितव्ययी। नेक्स्ट है संकटकालीन के लिए उपयुक्त।
और 6 है राष्ट्रीय एकता की भावना बनाए रखना, और 7वां है छोटे देशों के लिए उपयुक्त। ये इसके गुण थे किसके? एकात्मक शासन के। अब बात करेंगे एकात्मक शासन प्रणाली में दोष। तो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या दोष पाए जाते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली में या शासन व्यवस्था में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला है इसमें केंद्र का अधिक उत्तरदायित्व होना। अगला है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करना। किसमें? एकात्मक शासन प्रणाली के अनुसार या शासन प्रणाली में, ये दोष है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की निरंकुशता का डर। नेक्स्ट है जनतांत्रिक भावनाओं का विरोधी है ये एकात्मक शासन। अगला है नागरिक क्षमताओं की उपेक्षा। नेक्स्ट है स्थानीय हितों की उपेक्षा करना। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग व अनुचित या अनुभवी का प्रभाव। नेक्स्ट है नौकरशाही का विस्तार। विशाल क्षेत्र वाले राज्यों के लिए ये अनुपयुक्त है, ये इसका क्या है? दोष। अगला है राजनैतिक शिक्षा का इसमें अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक राजनीतिक दल न्यूनाधिक, यहाँ पर न्यून अधिक संगठित होने वाले नागरिकों का एक समूह होता है। यहाँ पर वाले आएगा, होने वाले नागरिकों का एक संगठन समूह होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जो अपनी मतदान की स्थिति के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना अपना लक्ष्य समझते हैं तथा अपने सामान्य सिद्धांतों को लागू करते हैं। तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा है गैटिल की, या गैटिल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा? इसमें है लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। राजनीतिक दलों में निम्नलिखित कार्य होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, यूनिट नंबर 7 चल रहा है हमारा अभी। 7 के क्वेश्चन मैंने आज ही कंप्लीट कर दिए हैं। लोकतंत्र का निर्माण करना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, साक्षरता पर नियंत्रण, निर्वाचन कार्य, क्रांति से सुरक्षा, ये कितने हैं? ये राजनीतिक दलों के कार्य हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि करना, सरकार के विभिन्न अंगों में सहयोग और सामंजस्य रखना। अगला है श्रेष्ठ व्यवस्थापन करना। और 9 नंबर हमारा इसमें जो गुण है वो ये है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ावा देना। किसकी? ये राजनीतिक दलों के कार्य हैं। अब है राजनीतिक दल के बारे में लॉर्ड ब्राइस की क्या परिभाषा है, या उन्होंने क्या परिभाषा दी है वो देख लेते हैं। दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उस प्रकार क्रियाशील रखते हैं जैसे लहरों की हलचल के द्वारा, लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखते हैं राजनीतिक दलों के गुण। राजनीतिक दलों के कौन कौन से गुण होते हैं बताइए। आइए तो इनके गुण देख लेते हैं। राजनीतिक दलों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इसमें पहला है राजनीतिक जागरण, निरंकुशता पर नियंत्रण, लोकमत का निर्माण। नेक्स्ट हमारा है निर्वाचन को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पॉइंट है शासन को क्रांति से बचाना, शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना भी करना। ये राजनीतिक दलों के कार्य हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के दोषों के बारे में, ये उसके गुण थे। ठीक है, अब इनके दोष देखते हैं क्या क्या दोष होते हैं राजनीतिक दलों में। राजनीतिक दलों में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं जिनमें राष्ट्रीय हितों की हानि संभव होती है,
सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा होती है और रचनात्मक आलोचना का अभाव होता है, यानी कि अभाव रहता है। अगला है भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा को प्रदान करना, ये इसका गुण, इसमें अवगुण रहता है। राजनीतिक में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, इसका अवगुण है। नेक्स्ट है धन का अपव्यय, यानी धन का अत्यधिक खर्च होना, ये भी एक इसका क्या है, अवगुण है। अगला है वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन, ये भी इसका एक अवगुण है, किसका, राजनीतिक दल का। अब क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन या कानून का प्राचीनतम स्रोत है। सबसे पहला तो वो क्या है, रीति रिवाज के आधार पर ही हमारे कानून बनाए गए। ये कानून का सबसे पुराना जो है पॉइंट है, यह तथ्य है। कानून का सर्वमान्य स्रोत कौन सा है या स्वीकृत स्रोत कौन सा है, सर्वमान्य या फिर स्वीकृत स्रोत कौन सा है, तो वो स्रोत है विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कानून संप्रभु की आज्ञा है, तो यह कथन किस राजनीतिक शास्त्री का है, तो ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का सबसे कटु आलोचक कौन था, यानी किसने सर्वाधिक कटु आलोचना की थी जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की, तो आंसर आपका है सर हेनरी मैन। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पीडीएफ से बहुत जल्दी मिस हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं इसमें कुछ आंसर छूट गए या कुछ का आंसर नहीं मिला हमें। तो यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा कानून का स्रोत नहीं है। प्रजातंत्र जो है वो कानून का स्रोत नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कानून का आधार किसे होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आंसर दिया गया है जनमत को। कानून का आधार किसे होना चाहिए, जनमत को होना चाहिए, यानी कि जनता के मत को। अगला क्वेश्चन है कानून के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कानून के सारे स्रोत बता दिए हैं जो स्रोत होते हैं, तो देखिए कौन कौन स्रोत होते हैं। रीति रिवाज, विधायिका, औचित्य, वैधानिक टीकाएँ, विधानमंडल और व्यवस्थापिका, ये राजनीतिक, ये कानूनों के गुण हैं, कानूनों के स्रोत हैं ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन कानून के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक है, तो आंसर यहाँ मैंने दे दिया, वो है सर हेनरी मैन। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पे आपको रिंग कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है विधायिका का क्या कार्य होता है। अब विधायिका क्या कार्य होता है, तो विधायिका कार्य होता है कानून बनाना मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है 24, किसके अनुसार जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, तो ये परिभाषा किसकी है, किसने दी है, आइए देखते हैं। ये परिभाषा है लॉक, आपने सुना होगा हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ये तीन राजनीतिक विद्वान बहुत ही महान हुए हैं, इन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में, कानून के बारे में, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये एक बुक है, ये पुस्तक तो किस राजनीतिक विद्वान की है, तो आंसर बनेगा आपका मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग में कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, उसको आप बताइएगा, मैं बाकी सही कर दूंगा, स्क्रीन पर बता दूंगा, जो करेक्शन होना है संभव है वो कर दूंगा मैं। क्वेश्चन है मार्क्सवाद में राज्य की अवधारणा क्या है। मार्क्सवाद के यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की अवधारणा क्या है, तो उनके अनुसार राज्य की अवधारणा जो है वो ये है, एक उत्पीड़न यंत्र की भांति है। क्या, राज्य की अवधारणा। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, तो वो सिद्धांत है विकासवादी। इसको हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये कथन किसने किया या किसकी परिभाषा है,
तो ये परिभाषा है रूसो की। अभी आपको मैंने लॉक की बताई थी, अब ये परिभाषा रूसो की है। अगला क्वेश्चन है रूसो का संप्रभु क्या है? तो रूसो का संप्रभु है सामान्य इच्छा। नेक्स्ट, हॉब्स लॉक रूसो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। इन्हें किस प्रकार के सिद्धांत के समर्थक हैं ये? तो आंसर है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत। इन समझौते सिद्धांत के तीनों ही समर्थक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। क्वेश्चन नंबर 32 है, लगभग समाप्ति हुआ वीडियो हमारा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य किसका परिणाम है? तो राज्य जो परिणाम है वो है समझौते का। अगला क्वेश्चन है लिबिथेनियम नाम की बुक है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये आपको आंसर देना है इसमें। तो आंसर आपका बनेगा, क्या आंसर है इसका? हॉब्स की बुक है ये। तो वही आपसे छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो आई होप, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि चैनल को ओपन कैसे करते हैं, तो बने रहिए अंत तक।